हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे बेटे व्हाट इज फोर्स। तो बिफोर दैट आपको पता होगा कि व्हाट इज मीन बाय स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला था दो ही स्टेट होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही होगा ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर उसका मोशन होता है इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड। ये होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। और जब उसका स्टेट चेंज होता है, एक तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है या स्पीड चेंज होता है। और जनरली हम लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं तो पक्के में उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट होता है, उसका स्पीड चेंज होता है। और स्पीड चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है, हमने देखा। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और क्या होता है एक्सेलरेशन, तो हमने देखा था कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। तो फिर मैंने बोला था व्हाट इज मीन बाय फोर्स, आपने डिफाइन भी किया था, फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ फोर्स। अब सिंपली भी बोलते हैं कि किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई करो, इसको आपने पुश बोला था, या किसी बॉडी को आप पुल करते हैं तो दैट पुल इज आल्सो फोर्स। दूर लौटते हैं या नज़दीक खींचते हैं, पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी या फोर्स अप्लाई। और एक डेफिनेशन ये दिया था, अ फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो आप फिजिक्स में मेजर करते हैं, एक तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करता होगा या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी चेंज करता होगा। समझ गए? अ फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ध्यान में आ गया? बराबर है। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ फोर्स। बाद में जाऊंगा फॉर्मूला टू कैलकुलेट फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स देखने हैं तो मेरा पहला टाइप आता है रियल फोर्स। बेटे आपको पता होगा भाई, एक आधा बॉडी है, ये उसका सरफेस है और इस पे होगा, और यहाँ पे एक आधा बच्चा है, उसको पुश कर रहा है, पुश करता है बाय यूजिंग दिस पॉज। तो ये बच्चा और ये बॉडी दोनों में एक इंटरेक्शन हो रहा है। ये बच्चा उसको लूट रहा है, पुश कर रहा है, या फिर उसको पकड़ के खींचता भी होगा अपनी तरफ। फिर भी ये बॉडी और ये बॉडी दोनों में इंटरेक्शन है। आपको पता है कि आपका मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट उसका साउथ पोल। साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। तो ये दो बॉडी या उनके दो सरफेसेस, उनमें इंटरेक्शन हो रहा है। आपको पता है कोई पॉजिटिव चार्ज है क्यू कूलम का होगा, कोई निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू कूलम का होगा। ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है मतलब पुल ही तो करता है। तो दैट पुश और पुल इज कॉल्ड एज अ फोर्स। आपको पता है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं। समझ गया? तो ये जो फोर्स है बिटवीन टू बॉडीज में आ रहा है, पहला भी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा भी पहले को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक्चुअली दो बॉडीज में या उनके सरफेसेस में इंटरेक्शन है। ये कोई बच्चा है, पर्सन होगा, और इस बॉडी को खींच रहा है, तो मेरे को बताओ
इन दोनों सरफेस में इंटरेक्शन है। कौन से दो सरफेसेस है? पहले बॉडी का सरफेस और दूसरे बॉडी का सरफेस, दोनों में इंटरेक्शन है। और ये जो इंटरेक्शन के फोर्स होते हैं उनको ही आप रियल फोर्स बोलते हैं। तो बताओ रियल फोर्स का डेफिनेशन क्या आता है? द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज या फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस या दैट वन कॉल्ड एज रियल फोर्स। दोबारा सुनो, मेरे पास नॉर्थ पोल होगा बार मैग्नेट का, साउथ पोल होगा दूसरे बार मैग्नेट का। नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है मतलब पुल कर रहा है। तो क्या ये दोनों सरफेस में इंटरेक्शन हुआ है कि नहीं बताओ? भाई पहला सरफेस दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और ये दूसरा पोल भी फर्स्ट पोल को अट्रैक्ट करता है, तो दोनों सरफेस में इंटरेक्शन है। जरूरी नहीं कि दूसरे ने अट्रैक्ट करना ही चाहिए, पर कर रहा है। तो ये इंटरेक्शन है बिटवीन दीज टू सरफेसेस, ये इंटरेक्शन है बिटवीन दीज टू सरफेसेस। तो इंटरेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस का जो फोर्स होता है वो रियल फोर्स होता है। मैंने बोला कोई पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, ये पर्सन इस पर्सन को पुश कर रहा है। तो बताओ ये बॉडी और ये बॉडी या दोनों सरफेस में इंटरेक्शन है कि नहीं बताओ? और ये भी पर्सन इस पर्सन को पुश कर रहा होगा, तो ये भी इंटरेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस है। तो ऐसे इंटरेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस के जो फोर्स होता है उनको ही रियल फोर्स बोलते हैं। भाई आपका अर्थ है, एक बॉडी है, उसका मास समथिंग होगा। ये आपका मून है, तो अर्थ बताओ मून को अट्रैक्ट करता है कि नहीं टुवर्ड सेंटर? तो ये दोनों बॉडी में इंटरेक्शन है कि नहीं बताओ? तो ये जो इंटरेक्शन के फोर्स होते हैं वो रियल फोर्स होते हैं। तो रियल फोर्स हमेशा दो बॉडी में होता है, दो ऑब्जेक्ट में होता है। तो इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इंटरेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड एज ए रियल फोर्स। कोई प्रॉब्लम? बात करते हैं शूडो फोर्स, सेकेंड टाइप। भाई व्हाट इज मीन बाय शूडो फोर्स? भाई मेरे को बताओ, कोई बस है और बस में पैसेंजर होते हैं और ये बस ड्राइवर चला रहा होगा और 100 के स्पीड से जा रहा होगा, सपोज 100 किलोमीटर पर आवर, इतना बड़ा स्पीड है। और जैसे ही स्पीड से चल रहा है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ, इतने स्पीड से जा रहा है जो कि कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में बस जा रहा है कि नहीं? सब पैसेंजर अपने सिटिंग अरेंजमेंट पे आराम से बैठे हुए हैं, कोई हिल रहा नहीं डुल रहा नहीं। क्लियर? और जैसे ही सामने एक आधा रोड पे ऑब्स्टेकल आता है इस बस के पाथ के सामने और इस ड्राइवर को ऑब्स्टेकल दिखता है, तो ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है विदाउट लैगिंग टाइम। उसको देखे बराबर ब्रेक अप्लाई करता है और जैसे ब्रेक अप्लाई करता है तो स्पीड कम कम होते जाता है, 100, 90, 80, 70, 50 ऐसा कम कम होते जाएगा। लास्टली 0 भी हो जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपका बस रुक भी सकता है। स्पीड 0 हुआ कि नहीं? क्या चेंज हुआ होगा? स्पीड, डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। और स्पीड चेंज हुआ, डायरेक्शन एज इट इज है, मतलब क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ। समझा? और स्टेट चेंज कौन करता है? फोर्स। तो ये ड्राइवर ने जो ब्रेक अप्लाई किया वो ब्रेक फोर्स अप्लाई करते हैं, रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं। उसका स्पीड कम होता है। मेरी बात समझा? चलो वो ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हुआ, बस का स्टेट चेंज हुआ। पर जैसे ही इतने स्पीड से आपका बस जा रहा था 100 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ और सामने उस ड्राइवर को कोई ऑब्स्टेकल दिखता है तो वो ब्रेक अप्लाई करता है। और ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसका तो स्पीड कम होगा, पर ये पैसेंजर, एक पैसेंजर सामने पुश होता है,
ये भी सामने पुश होता है, पैसेंजर ऐसे जाके सामने गिरते हैं। आपको पता होगा कोई बस स्पीड से जा रहा होगा और सडनली अगर कोई ब्रेक अप्लाई करता है तो पैसेंजर सामने जाके गिरते हैं। नहीं गिरे तो भी उसको पुश मिलता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मेरे को बताओ, ये पैसेंजर सामने चला गया, जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो उसको किसने पुश करा? क्या उसको पुल भी नहीं करा, पर सामने गया है कि नहीं मेरे को बताओ। तो उसने पुश एक्सपीरियंस किया, उसको एक धक्का मिला सामने की तरफ। किसने पुश नहीं करा, किसने पुल नहीं करा, फिर भी पुश है, फोर्स है। ये जो फोर्स होता है वो शूडो फोर्स होता है। तो मेरे को बताओ, इसको किसी दूसरे पर्सन ने पुश करा, पुल करा, क्या नहीं करा? तो यहाँ पे दो बॉडी में इंटरेक्शन नहीं है, और जो इंटरेक्शन के फोर्स नहीं होते हैं, फोर्स है पर इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज नहीं है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं शूडो फोर्स। तो व्हाट इज मीन बाय शूडो फोर्स? अ फोर्स विच वन not due to direct interaction, a force which is not due to direct interaction between two objects, that one called as a pseudo force। समझा? मेरे को एक बताओ, आपका कोई बस है, कार है, व्हीकल है, और ये किसी सर्कुलर रोड पे जा रहा होगा। आप भी गए होंगे कोई घाट वाट में, जब चलती है आपकी बस तो सर्कुलर पाथ पे चलती है, ऐसा ही चलती है कि नहीं बताओ? चलती है ना। और जब सर्कुलर पाथ पे बस चलता है तो उसके अंदर के जो पैसेंजर होते हैं वो बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जब सर्कुलर रोड पे बस चलता है तो हम टाइट पकड़ के बैठते हैं कि नहीं, और नहीं पकड़ा तो पैसेंजर एक दूसरे की तरफ गिर जाते हैं। तो हर एक पैसेंजर पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है आउटवर्ड, इधर सर्कुलर पाथ है तो बाहर की तरफ। अब कोई पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को पुश करता है क्या, फिर ये पैसेंजर आउटवर्ड पुश एक्सपीरियंस करता है, ये भी तो फोर्स होगा, और ये भी आपका शूडो फोर्स होता है। क्या होता है? शूडो फोर्स। तो ध्यान में रखो, व्हाट इज मीन बाय शूडो फोर्स? अ फोर्स विच इज नॉट ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन between two objects, that one called as a pseudo force। क्या होता है pseudo force? A force which is not due to direct interaction between two objects, that one called as a pseudo force। दोबारा सुनो, मैंने अभी बताया था, ये कोई बस है और ये मैक्सिमम स्पीड से इधर जा रहा होगा 100 किलोमीटर पर आवर, ये ड्राइवर चला रहा है, और कुछ दूरी पर उस ड्राइवर को जैसे ही ऑब्स्टेकल दिखता होगा, कोई बच्चा आया होगा, एक आधा जानवर आया होगा, तो ये बस का ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, और जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है तो ये पैसेंजर सामने जाके गिरता है। सामने जाके गिर गया, कम से कम फोर्स तो भी एक्सपीरियंस करता है फॉरवर्ड। तो जैसे ही उसने फोर्स एक्सपीरियंस करा तो बताओ हमको, इसको किसने फोर्स अप्लाई करा? क्या कोई दूसरा बॉडी उसको पुश या पुल नहीं करता है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स नॉट ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन, उसको ही बोलते हैं शूडो फोर्स। तो बेटा, रियल फोर्स हमेशा दो बॉडी के बीच में होता है, और शूडो फोर्स हमेशा एक ही बॉडी एक्सपीरियंस करती है, दूसरा बॉडी एग्जर्ट नहीं करता है। समझ गया? वो इंटरेक्शन का फोर्स नहीं होता है। तो कभी पूछा तो ध्यान में रखो, रियल फोर्स, दैट वन फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, और शूडो फोर्स, द फोर्स विच वन अराइज ड्यू टू नॉट डायरेक्ट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का फोर्स नहीं होता है, वो आपका शूडो फोर्स होता है। कोई प्रॉब्लम? गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, contact force and distant force। और ये डिस्टेंस फोर्स को फील्ड फोर्स भी बोलते हैं, फील्ड फोर्स। तो व्हाट मीन बाय कांटेक्ट फोर्स? हमको बताओ, एक बॉडी आपको दे रखा है, सपोज इसका मास होगा 10 kg, और इस सरफेस पे वो पड़ा हुआ है,
और आपको बोला कि बेटा इस बॉडी को इस पोजीशन ए से लेके पोजीशन बी तक डिस्प्लेस करवा दो, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दो। तो आप आ गए और दूर से ही आपने ऐसा करा, ये बॉडी चला जा, तो बॉडी चला जाएगा क्या? नहीं, आपको उस बॉडी के पास आना होगा और उसको आपको पुश करना होगा आपके हाथ से। और पुश करते हैं मतलब क्या? एग्जर्ट करते हैं फोर्स। तो ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया, दोनों सरफेस में कांटेक्ट है, आपका हाथ है और उस बॉडी का सरफेस है, दोनों में कांटेक्ट है। तो ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं और एक सरफेस दूसरे सरफेस पे फोर्स एग्जर्ट करता है, वो होता है आपका कांटेक्ट फोर्स। फोर्स बिटवीन टू बॉडीज व्हेन देयर सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। भाई ये डस्टर है और मैंने बोला इस बॉडी को वहां तक पहुंचाना है और मैंने बोला भाई चले जा, तो जाएगा क्या? हमको इसको कांटेक्ट में रखना होगा, देखिएगा, और मैं इसको पुश कर रहा हूं, तो ये एक सरफेस और इसका सरफेस कांटेक्ट में है और ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो कांटेक्ट फोर्स है। तो व्हाट इज मीन बाय कांटेक्ट फोर्स? द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज व्हेन देयर सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, दैट वन कॉल्ड एज ए कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? कांटेक्ट फोर्स। बात करते हैं डिस्टेंट फोर्स। हमने बोला कि आपका नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट है, यहाँ पे साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट है और नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। ये अगर फ्री होगा तो पक्के में ये इधर डिस्प्लेस भी होगा, साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल, यहाँ पे आके चिपक जाएगा। तो बताओ इस नॉर्थ पोल ने साउथ पोल को अट्रैक्ट करा कि नहीं? अट्रैक्ट करा मतलब पुल किया, और पुल किया मतलब फोर्स एग्जर्ट करा। क्या एग्जर्ट करा? फोर्स। अब इस नॉर्थ पोल ने जो फोर्स एग्जर्ट करा, फोर्स एग्जर्टेड बाय नॉर्थ पोल, तो दैट नॉर्थ पोल वाज नॉट इन कांटेक्ट विथ ए साउथ पोल। इतने दूर से फोर्स एग्जर्ट करा है, ये दोनों में सेपरेशन था, और इतने दूर से अगर उसको अट्रैक्ट करता है, पुल करता है, मतलब फोर्स एग्जर्ट करता है, कुछ डिस्टेंस से फोर्स एग्जर्ट करता है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं डिस्टेंट फोर्स। Force exerted by one body on the other with a certain distance between them, that force is called as a distant force or field force। ये फील्ड वगैरह क्या होता है वो बता दूंगा। भाई हमको बताओ, आपका अर्थ है और आप एक आधा बॉल लेके गए, इतने हाइट पे लेके गए ऊपर आपके घर के टेरेस पे, और वहां से बॉल रिलीज कर दो, तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ मोशन परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ ने उसको अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट किया मतलब पुल किया। अब पुल किया तो बताओ ये बॉल अर्थ के कांटेक्ट में था क्या? नहीं, इतना डिस्टेंस था बिटवीन देम, जो हाइट ऑफ टावर होगा, हाइट ऑफ टेरेस होगा। समझा? तो ये जो फोर्स एग्जर्ट करा अर्थ ने विथ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बॉडीज, इसको बोलते हैं डिस्टेंट फोर्स या फील्ड फोर्स। तो व्हाट इज मीन बाय कांटेक्ट फोर्स? फोर्स बिटवीन टू बॉडीज व्हेन देयर सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। क्या फोर्स एग्जर्टेड बाय वन बॉडी ऑन अदर with their surfaces in contact, that one called as a contact force. And force exerted by one body on other with a certain distance between their surfaces, that one called as a distant force. So what is mean by contact force? What is mean by distant force? मालूम होना चाहिए। तो हमने देखा था what is mean by force। सबको पता है एक फिजिकल क्वांटिटी है जो फिजिक्स में आता है और जिसको आप मेजर कर सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोला था। और फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ फोर्स। कभी भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो या कोई बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करती है, एक तो उसका स्टेट चेंज होता है या कम से कम
वो बॉडी का स्टेट चेंज होने के लिए प्रयास तो भी होता है। वो अप्लाइड फोर्स उस बॉडी का एक तो स्टेट चेंज करता है या टेंड्स टू चेंज द स्टेट। स्टेट चेंज नहीं हुआ तो भी स्टेट चेंज करने का प्रयास होता है, ट्राई करता है वो फोर्स टू चेंज द स्टेट। तो डेफिनेशन ध्यान में रखो, अ फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। और एक सिंपल सा डेफिनेशन आपके पास ही है, पुश और पुल एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। फिर हमको फार्मूला डिराइव करना है पर थोड़ी देर के बाद। अभी तो मैं बात कर रहा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहली केस मैंने देखा रियल फोर्स और सूडो फोर्स, मेन दो ही टाइप है। रियल फोर्स होता है फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज बट ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन देम। यानी कि रियल फोर्स हमेशा दो बॉडी में होता है, दो ऑब्जेक्ट में होता है, वाटर में भी दे। जैसे अर्थ है, कोई बॉडी है, बॉल है, अर्थ है, मून है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए और उनमें इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता होगा, रिपेल करता होगा, ये इंटरेक्शन हो गया। और उनके इंटरेक्शन का जो फोर्स होता है वो रियल फोर्स होता है। तो ध्यान में रखो, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन देम, दैट वन कॉल्ड एज रियल फोर्स। समझा? ये इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे पे एक्ट हो रहा है, दूसरा पहले पे एक्ट हो रहा है। तो द फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट वन कॉल्ड एज रियल फोर्स। और सूडो फोर्स में दो ऑब्जेक्ट होते नहीं, एक ही होता है। जैसे मैंने बोला बस जा रहा होगा विथ कांस्टेंट स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, उसका यूनिफॉर्म मोशन है इन द सेम डायरेक्शन। और जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो पैसेंजर सामने जाके कभी कभी तो गिरता भी है या कम से कम सामने की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो पीछे वाले ने थोड़ी उसको पुश किया, वो खुद ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू चेंज इन स्टेट। तो दैट वन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिंगल ऑब्जेक्ट। और यहां पे उसको कोई पुश पुल नहीं कर रहा है, तो इंटरेक्शन नहीं है। तो दैट वन इज द फोर्स नॉट ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन and the force which one not due to direct interaction that one called as a pseudo force। तो ये pseudo force होता है। तो फोर्स के दो ही टाइप होते हैं मेन, रियल फोर्स, pseudo फोर्स। बाद में बात करा कॉन्टैक्ट फोर्स एंड डिस्टेंट फोर्स। हमको बताओ कि एक बॉडी है और दूसरा बॉडी होगा, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों एक्चुअली कांटेक्ट में है। एक पर्सन है, दूसरे पर्सन को पुश करता है तो दोनों के सरफेस में कांटेक्ट होता है। ऐसे फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और ये अर्थ है, इस बॉडी को इतने डिस्टेंस से अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब पुल कर रहा है, मतलब फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और ये जो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर विदाउट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, अर्थात विथ अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट वन कॉल्ड एज ए डिस्टेंट फोर्स। समझा? जब दो सरफेसेस एक्चुअली कांटेक्ट में होते हैं। अभी एग्जांपल दिया था, ये कोई ऑब्जेक्ट है और आपको उसका पोजीशन चेंज करना है, यहाँ से यहाँ तक पुश करना है, तो आप जाके उसको पुश करते हैं। तो एक्चुअली आप उसका, आपका बॉडी का सरफेस और उसका सरफेस दोनों कांटेक्ट में है और आप पुश करते हैं। तो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, तो ये कांटेक्ट फोर्स होगा। गुड। तो व्हाट इज मीन बाय कांटेक्ट फोर्स, व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंट फोर्स। ठीक है, ये तो टाइप थे। अब सामने के टाइप्स पे चलना है। रियल फोर्स पढ़े हमने, रियल फोर्स के टाइप देखना है। तो पहला टाइप आता है नंबर फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई सुनना है कि स्पेस में कोई मास होता है, आप जानते हैं मास,
हर एक ऑब्जेक्ट को अपना मास होता है। अर्थ है, मून है, कोई स्टार होगा, कोई प्लैनेट होगा, और कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा, और हर एक मास अनदर मास होगा। इसको m1 बोलो, इसको m2 बोलो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही है। ये फर्स्ट मास सेकंड मास को अट्रैक्ट करेगा, और ये सेकंड मास फर्स्ट मास को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट ही करता है, रिपेल नहीं करता। तो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू masses in a space in universe, that one called as a gravitational force. What is mean by gravitational force? आप हमेशा बात करते हैं ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, तो ये सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटेशन ही नहीं होता है, हर एक मास का होता है। क्योंकि अर्थ भी तो एक मास है, स्फेरिकल मास होता है, समझा? तो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, और उसको उसका मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड। ये दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा बॉडी है, और उसको भी उसका मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड। और हर एक मास अनदर मास को अट्रैक्ट करता है। ईच मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर। एवरी मास इन यूनिवर्स, यूनिवर्स जानते हैं स्पेस, एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर। अब अट्रैक्ट कर रहा है मतलब पुल कर रहा है, और पुश और पुल को आप फोर्स बोलते हैं। तो हर एक मास दूसरे मास पे फोर्स एग्जर्ट करता है। तो एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर बाय अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर। फर्स्ट भी सेकंड को अट्रैक्ट कर रहा है, और सेकंड मास भी फर्स्ट मास को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दैट अट्रैक्शन between two masses in universe, that one called as gravitation. ग्रेविटेशनल फोर्स तो मैं पढ़ा था, और ग्रेविटेशनल फोर्स रियल फोर्स का एक एग्जाम्पल है। रियल फोर्स क्या होता है तो हमने देखा, द फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, और दोनों में कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है, एक तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, वो इंटरेक्शन होता है। और फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट, रियल फोर्स बोला है। फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एज ए रियल फोर्स। रियल फोर्स का मेरे पास एक एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूंगा अपन अभी। ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है? तो बेटा यूनिवर्स में, स्पेस में कोई भी दो मास ले लो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही है। पेन है, उसका कैप है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही है। एक चेयर है, दूसरा चेयर है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पेन है, बोर्ड है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही है। एक पर्सन, दूसरा पर्सन ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो भी मास है, ये भी मास है। मून है, अर्थ है, सन है, अर्थ है, और कोई प्लैनेट्स होंगे, प्लैनेट होगा, सैटेलाइट होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही है। तो एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। ये मास इस मास को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये भी मास इस मास को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है मतलब पुल कर रहा है। तो दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। तो मास में जो अट्रैक्शन होता है उसको ही ग्रेविटेशन बोलते हैं। व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन? अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस, दैट वन कॉल्ड एज ए ग्रेविटेशन। अट्रैक्शन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अट्रैक्शन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अट्रैक्शन एक टेंडेंसी होता है, और उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन?
द अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इन यूनिवर्स कॉल्ड एज ए ग्रेविटेशन। अब भाई ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। फर्स्ट मास सेकंड को अट्रैक्ट कर रहा है, सेकंड मास फर्स्ट को अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्ट कर रहा है मतलब पुल कर रहा है, और पुलिंग मतलब फोर्स होता है। तो ये मास इस मास पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और ये भी मास इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, काय के लिए? अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू मासेस, दैट वन कॉल्ड एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमको पहले बताओ व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस इन अ स्पेस, दैट वन कॉल्ड एज ए ग्रेविटेशन, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, दैट वन कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? द अट्रैक्शन बिटवीन any two masses in a space, that one called as gravitation, and the force of attraction between any two masses, that one called as gravitational force। ध्यान में आया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम हो गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका रियल फोर्स है। और मैंने बताओ ये मास इस मास को अट्रैक्ट कर रहा है, इनमें डिस्टेंस इतना है, और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इतने डिस्टेंस है, तो ये कांटेक्ट में है क्या? नॉट दैट। तो ये आपका डिस्टेंट फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया? डिस्टेंट फोर्स। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंट फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी थोड़े थोड़े पढ़ो। इट इज रियल फोर्स, इट इज डिस्टेंट फोर्स। अब हमको जाना है, इसका फार्मूला डिराइव करते हैं। बेटे हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी मास इन यूनिवर्स, और ये अनदर मास इन यूनिवर्स। क्लियर? ये फर्स्ट मास है, सेकंड मास, और ये भी मास इस मास को अट्रैक्ट करता है, मतलब पुल करता है, और ये भी मास इस मास को अट्रैक्ट करता है, मतलब पुल करता है। भाई बताओ, ये अट्रैक्ट करना, पुल करना, पुश करना, ये एक एक्शन होता है, और एक्शन थोड़ी ना आप मेजर कर सकते। तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं। हम बोलते थे जनरली बचपन में, पुश और पुल इज कॉल्ड एज अ फोर्स। पुश करना तो एक्शन हो गया, पुल करना भी तो एक एक्शन है, एक एक्टिविटी है, उसको फोर्स नहीं बोलते। पर ये जो अट्रैक्ट कर रहा है मतलब उसको पुल कर रहा है, पुल कर रहा है, और ये भी इसको पुल कर रहा है, मतलब एक दूसरे पे एक्शन एक्सर्ट करता है, जो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन बोलना है, ग्रेविटेशन। और ये पुल करता है, अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करने के लिए पकड़ के खींचता है, तो फोर्स एक्सर्ट करता होगा, और ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन और व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ध्यान में आया होगा। द अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज कॉल्ड एज ए ग्रेविटेशन, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इट इज कॉल्ड एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैंने बोला ये इंट्रैक्शन है बिटवीन टू मासेस, और इंट्रैक्शन का जो फोर्स होता है तो रियल फोर्स होता है, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स रियल फोर्स है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट में, दोनों मासेस में इंट्रैक्शन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट विथ सर्टन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दूर से ही फोर्स एक्सर्ट करता है, तो ये आपका डिस्टेंट फोर्स है, और डिस्टेंट फोर्स को आप फील्ड फोर्स बोलते हैं। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फील्ड फोर्स। रियल फोर्स है, फील्ड फोर्स है। अब देखना है थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। एक मास दूसरे मास को सिर्फ अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता है। ये मास सेकंड मास को अट्रैक्ट करेगा, सेकंड मास फर्स्ट मास को अट्रैक्ट करता है। ये इसको रिपेल कभी नहीं करेगा, तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो आपका
ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव। तो कम से कम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम होनी चाहिए। इट इज रियल फोर्स, इट इज फील्ड फोर्स मतलब डिस्टेंट फोर्स, और इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इसका हमको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। हमने बोला फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और उसको आप मेजर कर सकते हैं। कितना क्वांटिटी का फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो उसका मैग्नीट्यूड न्यूटन्स लॉ से मिलता है। न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है? न्यूटन्स लॉ, स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ, एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है बाय ए फोर्स, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इनके मासेस का जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा उतना फोर्स भी मैक्सिमम होगा। मतलब एक मास छोटा है, दूसरा भी लेस है, तो उनका प्रोडक्ट भी लेस होगा, फोर्स मिनिमम होगा। और ये भी मैक्सिमम होगा, ये भी मैक्सिमम होगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम तो फोर्स मैक्सिमम होगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों मासेस के सेंटर में डिस्टेंस r था और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। बाय कंबाइनिंग दिस टू, F proportional to m1 m2 upon r square. Therefore, F equal to some constant of proportionality into m1 m2 upon r square. That constant of proportionality, capital G, is called as gravitational constant या constant of gravitation. Constant of ग्रेविटेशन, उसको न्यूटन ने इंट्रोड्यूस करा। और ग्रेविटेशन के बारे में आप जानते भी होंगे, सॉरी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में। तो ये होता है फार्मूला टू फाइंड न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। अब इस पर से और एक कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है कि इनके बीच में का डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो आर स्क्वायर का वैल्यू इंक्रीज होता है, फोर्स डिक्रीज होगा, क्योंकि आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम अगर बढ़ता है तो फोर्स का वैल्यू डिक्रीज होता है। कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाया, डबल करा, तो उसका स्क्वायर 4 टाइम्स होता है, और डिनोमिनेटर 4 टाइम्स होता है, तो फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज होता है। कितने टाइम्स डिक्रीज होता है? 4 टाइम्स। इसका मतलब योर ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, और ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स लॉ से मिलता है, देयरफॉर इसको न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, अर्थात टू कैलकुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। तो स्टूडेंट इसको पढ़ो और शुरू से लेक्चर देखो। लेक्चर जितने भी है फिजिक्स के इस टॉपिक के, मोशन एंड फोर्स, कल एक्सप्लेन करूँगा बाकी फोर्सेस। चलो, ऑल द बेस्ट।